हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एडू ब्रदर्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में, दैट इज द यूट्यूब चैनल ऑफ एडू ब्रदर्स क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो बेस्ड होगा क्लास 12th के टॉपिक। क्लास 12th का एक बहुत ही इजीएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस। हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। सभी बच्चे जो अभी तक 12th में होंगे, होप सो कि चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे, बट कि पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पूरे वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड देखें, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बिगिनिंग में आप स्किप करोगे, आप छोड़ोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो टू कीप वाचिंग टिल एंड। पूरे लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का जो हमारा सेशन है दैट इज मैट्रिसेस के ऊपर, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिसेस कहते किसको है। वी विल टॉक अबाउट मैट्रिसेस, दैट व्हाट इज मैट्रिसेस। कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिसेस आखिर है क्या, व्हाई ये मैट्रिसेस बना, क्यों है, क्या बताना क्या चाहता है ये मैट्रिसेस है, क्या हमें बताना क्या चाहता है, क्या डिक्टेट क्या करना चाहता है। तो सिंपल सा बात है, रटा रटाया चीज है, एकदम रट लेना इस चीज को कि मैट्रिसेस जो होता है एक फॉर्म है। मैट्रिसेस इज अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन। आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे या आप कोई डेटा कंप्यूटर में कलेक्ट कर रहे हो, एक्सेल शीट्स वगैरह में, तो आपको वहां पे रोज एंड कॉलम दिखते हैं। आपको वहां पे क्या दिखते हैं, रोज एंड कॉलम दिखते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर चलाएंगे 12th तक आए तो कंप्यूटर तो ऑब्वियसली आजकल तो उसी का जमाना है, तो आपको वहां पे रोज एंड कॉलम दिखते हैं, बहुत सारे डेटा सेट्स वगैरह दिखते हैं। वो सब एक्सेल शीट का यूज हम लोग क्यों करते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम फंडामेंटल यहाँ पे भी है। मैट्रिसेस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स इट इज अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एक फॉर्म है जो जिस फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सा बात, इट इज अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, बड़े बड़े कंपनियों में जो डेटा तैयार होती है या बहुत सारे जगहों पे अगर जो डेटा तैयार होती है जिसमें दो चीज के बारे में बात हो रहा होता है, तो हम लोग उस डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिसेस के फॉर्म में। सो इसका यूज क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब मैट्रिसेस में इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सो मैट्रिसेस में जो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, वो लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा सब कुछ आपको सारी कथा समझ में आ जाएगी। बस रखते आपको शुरू से अंत तक देखना होगा और दिमाग को शांत करके आराम से बस मेरी बातों को सुनते जाइए और छोटे छोटे टर्म्स को नोट करते रहिए। तो हम लोग जो है मैट्रिसेस में जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास में एक एक्सेल शीट्स होता है जिसके ऊपर में मेरे पास में कॉलम रहता है और नीचे में कॉलम रहता है। दैट मींस कि हम क्या डाल देते हैं, नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड क्लास, रोल नंबर, लाइकवाइज डेट ऑफ एडमिशन, लाइकवाइज से हम बहुत सारा डेटा ऊपर डाल देते हैं और यहाँ पे क्लास वाइज अरेंज कर देते हैं दैट व्हिच क्लास इट इज बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस में जो हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम लिखते हैं। ठीक है, आएंगे उस पर कैसे लिखें उस पर बात करेंगे। जो मैट्रिसेस होता है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। दैट इज हम लोग इसे क्लोज इंटरवल के भी नाम से जानते हैं या हम लोग इसे बिग ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वी यूज बिग ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल टू रिप्रेजेंट एनी मैट्रिसेस। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस पर जैसा फोकस कीजिएगा। तो हम क्या लेते हैं, इसको रोज और कॉलम के फॉर्म में। कैसे, क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों के मन में, कैसे, हाउ। तो सिंपल सा बात है कि हमें पता है कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। अगर सपोज कीजिए आप सभी कोई स्कूल के स्टूडेंट हैं, सपोज अगर आप सभी कोई स्कूल के स्टूडेंट है
जब आप असेंबली लाइन में खड़े होते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, एक रो फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो ठीक आपके पीछे होते हैं, दूसरा वाला आपके पीछे तीसरा वाला उसके पीछे चौथा वाला, तो दैट इज अ रो ऑफ लाइन। एंड आपके आगे में भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो राइट में या लेफ्ट में भी आपके एकदम स्ट्रेटली बच्चे बहुत सारे खड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम। तो यहाँ पे उस राइट एंड लेफ्ट को हम लोग ये वाला पार्ट समझ के चलेंगे, और एक के पीछे एक बच्चे जो खड़े रहते हैं उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि जो रो होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं, जो मैट्रिसेस में हम लोग रो को एक्सप्रेस करते हैं ना वो इस फॉर्म में लेते हैं, तो ऐसे हम लोग रो को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मेरे पास में ये सब क्या है, रोज है। और अगर कॉलम को कंसीडर करना है तो कॉलम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सा लाइन देते हैं, डाउनवर्ड। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन टेल्स अस अबाउट द रो, एंड वर्टिकल इंफॉर्मेशन टेल्स अस अबाउट द कॉलम। जो इंफॉर्मेशन वर्टिकल रहता है उसका यूज किसके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। और जो इंफॉर्मेशन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा दैट इज कॉल्ड रो। सपोज कीजिएगा कि आपके पास में, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कीजिएगा कि आपके पास में यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 8 है, 3 है, 5 है, ठीक है। रैंडमली मैंने कोई भी नंबर्स ले लिया रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर्स। तो यहाँ देखिएगा, जैसे आप असेंबली में के पीछे एक बच्चे खड़े होते हैं ना, वैसे मान लेना है आप यहाँ पे हो, आपके पीछे वाला बच्चा यहाँ पे है और उसके पीछे वाला बच्चा यहाँ पे, फिर उसके पीछे वाला बच्चा यहाँ पे कंटिन्यू है। तो आप असेंबली में जब खड़े होते हो तो इस डायरेक्शन में खड़े होते हो तो यहाँ पर क्या बन जाता है, रो बन जाता है। और आपके राइट या लेफ्ट में जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं वो भी क्या होता है, एक डेफिनेट एक लाइन में ऑर्डर आते हैं, एक फिक्स एक स्ट्रेट लाइन में वो भी आते हैं। दैट मींस कि हम लोग उसे क्या कंसीडर करते हैं, कॉलम। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें एलिमेंट से दिख रहा है 1 है, 2 है, 5 है, तो रो तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रो नहीं बन रहा है, यहाँ पे और भी एलिमेंट है जो रो में है। मतलब आपकी स्कूल में जो असेंबली हो रही है, उस असेंबली में एक ही रो नहीं है और भी रोज है। दैट मींस ये तो आपका वाला रो हो गया। अब आपके बगल में जो बच्चा राइट में खड़ा है और लेफ्ट में जो आपके दोस्त या बच्चे जो खड़े हैं उनके पीछे भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, वो वाला रो इसको मान लेते हैं। ये भी क्या है, मेरा रो है, इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं R1 से, इसको एक्सप्रेस कर देते हैं R2 से। ये भी एक रो है, इसको किससे एक्सप्रेस कर देते हैं, R3 से एक्सप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉलम में भी दिख रहा है हमें कि बहुत सारा कॉलम है, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 4। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सर्टेन नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ रो 3 ही होंगे या नंबर ऑफ कॉलम 3 ही होंगे। यहाँ मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास में 3 रो बन रहे हैं, दैट इज 3 लाइन एलिमेंट्स कैसा बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट। एलिमेंट्स के 3 लाइन ऐसे बन रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट है, इसलिए हम लोग इस तीनों लाइन को क्या कहते हैं, रो। दैट इज R1, R2 एंड R3। 3 लाइन ऐसे बन रहे हैं जो वर्टिकल्स हैं, तो हम लोग उनको क्या एज्यूम करेंगे, 3 कॉलम, दैट इज C1, C2 एंड C3। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझना है इस चीज, इसमें एक चीज और हम लोग समझेंगे इस चीज के बारे में, तब हम इस पे आएंगे, ऑर्डर के बारे में। आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉपी करते रहने से ठीक होता है, रिवीजन होते रहेगा, नोट्स बनाते रहिएगा। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में, ऑर्डर। बहुत आसान सा टॉपिक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे हमें बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। अभी इस मैट्रिसेस पे मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ बताना है। सब कुछ सोच रहे हैं सर ने बहुत बड़ा स्पेस रखा है, फिर ऊपर इरेज कर, दैट्स नॉट द रीजन। यहाँ देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिसेस है, मेरे पास क्या है, एक मैट्रिसेस है जिसमें n रोज है। दैट इज हम नहीं जानते कितने रोज है, हम बस ये जानते हैं कि जितने वैल्यूज n के होंगे उतने ही हमारे पास में रोज है, एंड जितने वैल्यूज m के होंगे उतने ही हमारे पास में कॉलम है। दैट मींस कि यहाँ पे जो मैंने किया है,
मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में एक रो R1 है, एक रो R2 का होगा, एक रो R3 का होगा। करते करते मेरे पास में कितने रोज हो जाएंगे? n रोज। यहाँ पे मान लेते हैं कॉलम 1 होगा मेरे पास में, यहाँ पे मानते हैं कॉलम 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? कॉलम 2 होगा, एक कॉलम 3 होगा मेरे पास में। करते करते मेरे पास में कितने कॉलम हो जाएंगे? m कॉलम्स। तो क्वेश्चन आ जाता है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो अगर मेरे पास में नंबर ऑफ रोज n है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? n है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? m है, तो मेरे मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना हो जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n। दैट इज आवर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। दैट इज नंबर ऑफ रो, एक काम ठीक, दैट इज नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज, नंबर ऑफ रो n है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास में? n इंटू m। इसको रिप्रेजेंट करना हर मैट्रिसेस में आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वहां पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आपकी कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, और इसे रिप्रेजेंट कहां करते हैं हम लोग? एट द राइट कॉर्नर ऑफ आवर मैट्रिसेस, राइट एंड बॉटम कॉर्नर ऑफ आवर मैट्रिसेस। जैसे यहाँ पे इसके n रोज और m कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कहां रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? यहाँ पे, दैट इज n इंटू m। अब देखिएगा, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में। इसी के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा? आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आप मैट्रिसेस के अंदर में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर होता है। किस फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नंबर। आइदर वो रियल हो सकता है और वो इमेजिनरी वैल्यू हो सकता है, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, और 11th के तो आप पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप पढ़िए इमेजिनरी वैल्यूज के बारे में, तो वो भी नंबर एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में नंबर मिलेगा वो 2 तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी। हम लोग मैट्रिसेस में दोनों तरह के नंबर्स को अरेंज करते हैं, सिर्फ नंबर्स को। दैट इज रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, बट कंडीशन है कि वो नंबर ही होगा। तो एलिमेंट्स किसको कहते हैं? जिस नंबर को आप मैट्रिसेस में अरेंज करते हैं, उस नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा एलिमेंट। दैट इज कि अगर हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया 1 2 5, तो मेरा यहाँ पे 1 2 5 6 7 9 8 3 5, ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। दैट इज एलिमेंट किसको कहेंगे? नंबर्स। हम लोग एलिमेंट किसको कंसीडर करेंगे? नंबर इन द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हर एलिमेंट को पहचानने के लिए हम लोग के पास में एक यूनिक आइडेंटिटी गिवन होता है। मतलब क्या है कि ये एलिमेंट अब कौन से प्लेस पे, यहाँ तो बहुत सारा प्लेस है, 9 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह है। अब एक में हम लोग के पास में एक क्या है? तंत्र मंत्र है, एक हमारे पास में ट्रिक है, जिस ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि अगर हमें ये मैट्रिसेस नहीं दिया है, सिर्फ हमें दे दिया कि इस मैट्रिसेस में एलिमेंट कौन सा है हमारे पास में? 7। कौन सा एलिमेंट हमारे पास में? 7। तो हम लोग उस ट्रिक के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 7 आखिर मैट्रिसेस में कहां होगा, मतलब ये यहाँ पे है, वो कैसे पता चलेगा, उस पर भी आएंगे। तो देखिएगा, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। पहले उस पर आते फिर उस पर आएंगे। तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होगा? दैट इज नंबर ऑफ रो, दैट इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए, अब सब सोच रहे होंगे कि सर ने ऊपर भी तो यही लिखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ भी वही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, देन व्हाट इज द डिफरेंस? आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जो 3 इंटू 3 लिखा है, दैट इज नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसमें हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया।
मतलब क्या कि ऑर्डर को जब हम लोग एक्सप्रेस तो इस फॉर्म में करते हैं लेकिन उसे सॉल्व नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 3 into 3 है तो 9 लिख देना, या 4 into 3 है तो 12, या 5 into 4 है तो 20 लिख देना, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करते ऑर्डर में। मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? इन केस ऑफ अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, एलिमेंट का संख्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर पता करना है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, तो अब देखिए एलिमेंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, देखिएगा हम लोग इंटरसेक्शंस लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास में यहाँ कोई एलिमेंट होगा, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हम देख रहे हैं कि ये मेरा पहला रो में है और ये कहाँ है? पहला कॉलम में। तो हम लोग इसको पता है कैसे एक्सप्रेस करते हैं? A1 ध्यान सुनिएगा, A1 ये 1 क्या है? रो, और बाद वाला 1 क्या है? कॉलम। ये चीज फिक्स होगा कि जो नंबर पहले है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो नंबर बाद में है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ये 3 है ना, मतलब 3 रो है, और जो 3 बाद में, इसका मतलब 3 कॉलम है। तो ये जो ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स होता है या ऑर्डरिंग ऑफ मैट्रिसेस होता है, ये फिक्स होता है। ये क्या होगा? फिक्स होगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब इसे ऐसा नहीं कि कुछ और 4 है ऑर्डर तो आप उसे 4 into 3 लिख दो और बाद में बोलो इससे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, बिकॉज 4 into 3 equal to 3 into 4 एंड इट इज इक्वल टू 12। नहीं, ऐसा ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। ये फिक्स होता है कि पहले रो का नंबर बताना है और फिर किसका नंबर बताना है? कॉलम। एंड दिस इनटू इज ओनली अ रिलेशन, दिस इज एन ओनली अ रिलेशन, मल्टीप्लाई करना नहीं होता। तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट होगा तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? उसका रो का संख्या क्या होगा? रो तो पहला ही में है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया उसका। रो तो पहला है लेकिन कॉलम कौन सा है? दूसरा है। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा? पहला रो हो जाएगा, कॉलम तीसरा। चौथा का क्या होगा? पहला रो और चौथा कॉलम। इसी तरह से मेरे पास में nth एलिमेंट होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा? पहला रो, रो तो पता है पहला है, और कॉलम कौन सा है? m। तो mth एलिमेंट का फर्स्ट रो में जो mth एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? A1m, वेयर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। बहुत आसान सी चीज। फिर क्या ले लेते हैं? b। अब दूसरा एलिमेंट क्या ले लेते हैं? सॉरी, एक एक समझते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा रो बन रहा है ना, R2 का बात हो रहा है, तो दूसरा रो के लिए क्या हो जाएगा? 2, और कॉलम पहला है तो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा? A21। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा? A22। पोजीशन का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपके पास में बोल दिया कि A23 कोई एलिमेंट है हमारे पास में जिसका पोजीशन है A23 का मतलब वो सेकेंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। सो आपको ये समझना होगा कि अगर कहीं पे बोल दिया कि आपके पास में कोई एलिमेंट है A54, A उसके नीचे में सबस्क्रिप्ट में 54, दैट मींस कि वो एलिमेंट है A, उसका पोजीशन है 5th रो एंड 4th कॉलम। जहां पे 5th रो एंड 4th कॉलम का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे हमको वो एलिमेंट मिल जाएगा। दैट मींस अच्छा, उस तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो और 4th कॉलम में होगा तो 2 4 हो जाएगा। लाइकवाइज सेकेंड रो और mth कॉलम हो गया। इसी तरह से करते करते जो मेरे पास में लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट रो जो फॉर्म होगा उसमें nth रो बनेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? an, लेकिन कॉलम तो पहला है तो क्या हो जाएगा? n1। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा? n1। जो लास्ट वाला रो का सेकेंड एलिमेंट होगा उसका क्या हो जाएगा? an2 हो जाएगा। तीसरा वाला का an3, क्योंकि nth रो में है और थर्ड कॉलम में है। लाइकवाइज जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? nth रो और m कॉलम। दैट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। सो अब अगर आपके पास में हम बोल देते हैं कि जो 5 है ना, जो 5 है मेरा एक मैट्रिसेस है, उसमें कोई एलिमेंट है 5 और उसका पोजीशन 3 3 का है। पोजीशन कहाँ का है? 3 3 का। मतलब वो कहाँ लाई कर रहा होगा? थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। कहाँ लाई कर रहा होगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में वो लाई कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। इतना उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? यूज कर देता हूं। अब आप लोगों के मन में कुछ कुछ सवाल भी आ रहे होंगे कि क्या रो और कॉलम का रहना जरूरी है? तो भैया जहां पे एक एलिमेंट भी अगर रहता है तो रो एंड कॉलम हो जाएगा।
उससे पहले जरा सा एक और चीज समझते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। अगर आप लोग लिख रहे हैं कुछ नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत तो डाल दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिसेस। हम लोग पूरे एकदम कॉन्सेप्ट को, पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना मैट्रिसेस का, मैं वो पूरा समझाऊंगा। आइदर टाइम लगेंगे, एक दो वीडियोस और बनेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बने, बड़े बड़े वीडियोस बने, डजंट मैटर, बशर्ते पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है एंड स्कोरिंग भी है। तो अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कहां से मेरे मार्क्स आ सकते हैं। सो ध्यान देते रहिएगा, पूरा देखिएगा। तो एक मैट्रिसेस के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिसेस को मान लेते हैं एक, अब जैसे मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे एक ब्रैकेट ले लेंगे, यहां पे एलिमेंट ले लेंगे ए, यहां पे इसको इसके नीचे लिखेंगे आई और जे, बहुत जगह मिलेगा तो याद रखिएगा आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, nth रो को, और जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, nth कॉलम। और यहाँ पे ऑर्डर आपके लग जाएंगे n इंटू m। मतलब क्या है इसका, मतलब एक मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर है n इंटू m का, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास में, रोजेस मत सुनना, नंबर ऑफ रो की बात हो रही है। और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। तो i और j क्या रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है nth रो और j रिप्रेजेंट करता है nth कॉलम। मतलब कि मेरे पास में कोई पता है कोई एलिमेंट है A54, इसका मतलब क्या होता है ना कि वो एलिमेंट कहां पे होगा, 5th रो में होगा, कहां पे होगा, 5th रो में होगा एंड 4th कॉलम में होगा, दोनों जगह होना चाहिए। उस एलिमेंट का पोजीशन कैसे पता चलेगा, 5th रो एंड 4th कॉलम, सिंपल सी बात है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा छोटा सा चीज है, मैट्रिसेस में जरूरी नहीं कि आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ये कंडीशंस नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। ये मत सोचिए 3 into 3 तो 3 into 3 होता है, नहीं, n इंटू मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपके वैल्यूज इफ नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाता है, मतलब जितना रो है उतना ही अगर हमारे पास में कॉलम मिल जाता है, तो इस टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। इस टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिटरमिनेंट्स यहीं से आया है, डिटरमिनेंट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है यहीं से हुआ है स्क्वायर मैट्रिसेस से। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। छोटा छोटा टॉपिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर छोटा छोटा बात, छोटी छोटी बातें हैं, उसे बस समझते जाइए, पढ़ते जाइए, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ बेस से लेकर के टॉप लेवल तक थोड़ा सा पढ़ते। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जब हम लोग बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास में दो मैट्रिसेस है तो दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कब कहेंगे, अगर दो मैट्रिसेस है, मान लेते हैं ए है और दूसरा बी है, एक ए है और दूसरा बी है, तो दोनों का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। पहला चीज क्या ध्यान देना है कि नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है कि नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होना चाहिए, सिर्फ रो से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज इक्वल होना चाहिए, मतलब रो भी और कॉलम का संख्या भी इक्वल होना चाहिए। तीसरा चीज क्या ध्यान देना भाई, रो और कॉलम तो इक्वल हो गया, रो और कॉलम तो इक्वल हो गया। अब इक्वल के लिए सिर्फ रो और कॉलम इक्वल होने से मैट्रिसेस इक्वल नहीं होगा, सबका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या भाई, जल्दी से एकदम समझते हैं, मतलब हो गया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कि अगर मेरे पास में दो मैट्रिसेस हैं, अगर मेरे पास में दो मैट्रिसेस हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिसेस है ए और एक मैट्रिसेस है मेरे पास में बी वाला है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2 का। अगर बी वाला जो मैट्रिसेस है इसका, इसमें मानते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी क्या है 2 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, इसका भी ऑर्डर कितना है
2 इंटू 2 का। तो पहला कंडीशन क्या देखना है, रो इक्वल, नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। चलिए फर्स्ट कंडीशन मेरा वेरीफाइड। सेकेंड में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। चलिए सेकेंड कंडीशन भी सेट बैठ रहा है। थर्ड पे आते हैं हम, ये मेन तो इंपॉर्टेंट यही रखता है भाई, नंबर ऑफ रो कॉलम तो बच्चा भी देख के बता देगा कि यहाँ का शुरू वाला इक्वल होना चाहिए और यहाँ के बाद वाले के इक्वल होना चाहिए। थर्ड थिंग पे क्या ध्यान देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, मतलब है कि अगर यहाँ का पहला वाला मतलब A11 यहाँ के A11 भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ का A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ के A12 के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा रो का पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम मतलब A21 वाला एलिमेंट A21 वाले के इक्वल होना चाहिए और A22 वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, A22 के इक्वल होना चाहिए। मतलब थर्ड थिंग के लिए क्या है मेरे पास में कि A11 के इक्वल होगा, A12 किसके इक्वल होगा, A12 के, A21 किसके इक्वल होगा, A21 के, और A22 किसके इक्वल होगा, A22 का। ठीक है, तो ये इक्वल होगा। उसके बाद क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 इक्वल है, यहाँ 4 इक्वल है, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ तो 6 है लेकिन यहाँ 8 है, मतलब A21 की इक्वल नहीं है, तो ये मेरा मैट्रिसेस दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। यानी यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारे पास में, 8 होना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वालिटी। चलिए इस पे एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा तो इक्वालिटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरे पास एक मैट्रिसेस है 1 -3 6 और 5। हमें इसे इक्वल करना है x y z b। हमें सबका वैल्यू फाइंड करना है कि x का क्या वैल्यू लेंगे, y का क्या वैल्यू लेंगे और z का क्या वैल्यू लेंगे और b का क्या वैल्यू लेंगे, जिससे पुट करने पे दोनों मैट्रिसेस हमारा इक्वल आ जाए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ध्यान देना है, मतलब दिया है कि ये दोनों इक्वल है, दैट इज गिवन क्या है कि ये दोनों इक्वल है और हमें वैल्यू फाइंड करना है x y z एंड b का। तो इक्वल है तो पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, अब इक्वल है तो भाई रो और कॉलम तो इक्वल ही होगा। अगर इक्वल नहीं होता तो क्वेश्चन में देता ही नहीं कि इक्वल है। सो वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग थर्ड वाले में ज्यादा लगाना है, थर्ड वाला जो पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट इरेज किया है। तो इक्वालिटी के लिए मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो x को 1 के इक्वल कर देंगे क्योंकि x पहला और 1 भी पहला। y का पोजीशन -3 का पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, और यहाँ y का पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो y का वैल्यू -3 के इक्वल। सिमिलरली z का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, और b का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी रहेंगे, ठीक है। तो इजी है पार्ट है, अगर वहां पे आपको दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इक्वालिटी ऐसे बहुत इजी पार्ट होता है, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम ये करने का जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बना दो इक्वेशन वाला तो आपके सफिशिएंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बना दोगे तो सफिशिएंट है। सेकंड हम लोग मूव करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। अब किस मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, तो पहला चीज क्या याद रखना है ना, जैसे इक्वालिटी में जो पढ़ रहे थे सेम काम हम लोग कहाँ करेंगे, एडिशन वाले। ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोग अगर इंटीजर्स पढ़ लिए हो ना तो आप लोग को पता होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड किस पे करेगा, बस साइन पे। बाकी जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बाकी जो प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट, क्या इसके लिए क्या रूल्स अप्लाई करेंगे हम लोग। तो पहला रूल क्या होगा कि सबसे पहला जो एडिशन जो इक्वालिटी में था कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिस 2 मैट्रिसेस को या 3 मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो उसका नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज दोनों का, और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होना चाहिए। दूसरा बस यही 2 पॉइंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स are always added और सब्ट्रैक्ट, कि हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। मतलब क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब एक मेरे पास में 2 मैट्रिसेस है, एक है A = 5 - 4 6 3
और दूसरा मेरे पास मैट्रिसेस है b इक्वल टू 7 माइनस 9 6 3। दोनों मैट्रिसेस है, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। मैं एक बार ऐड करके दिखा दूं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके, बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऑर्डर ऐड करना है ना, तो अच्छा ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा ना, उसका भी जो ऑर्डर होगा इन्हीं दो के इक्वल होगा। मतलब अगर इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका 2 into 2 है, तो जो ऐड करके मैट्रिसेस आएगा उसका भी ऑर्डर 2 into 2 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, मतलब यहाँ 5 यहाँ 7, तो हो गया 5 प्लस 7। यहाँ पे -4 यहाँ -9, तो -4 प्लस में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस में। यहाँ 6 और 6 तो 6 प्लस 6, 3 प्लस 3, कॉरस्पॉन्डिंग को ऐड करना बहुत आसान सा पार्ट है। 7 प्लस 5 12, -4 -9 -13, 6 और 6 12, 3 और 3 6। इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2। दैट्स इट, ये हो गया हमारा एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो जहां जहां हमने प्लस लगाया वहां पे आपको क्या पुट कर देना है, माइनस का साइन। वहां पे आपको क्या पुट कर देना है, माइनस का साइन आपको सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कर देना है। दैट इज हाउ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू मैट्रिसेस। सो आज का जो हमारा क्लास था, आज हम लोग बस इतना ही तक, छोटा सा पार्ट है, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट्स। नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप लोग बस ट्यून रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, जिसमें हम लोग और भी मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अपने दोस्तों तक जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि वो भी जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड